लगभग 20% बच्चे हमारे देश में पैदाइश ही कुपोषित होते हैं क्योंकि माँ कुपोषित है। तो एक इंटरजेनरेशनल एस्पेक्ट भी है इसमें। हंगर इंडेक्स में हमारा हमेशा रैंक कम आता है, तो ये जो 35% का आंकड़ा है वो कहाँ आएगा? वो तो बहुत जल्दी घट भी सकता है। थाईलैंड में और इंडिया में दोनों में लेट 70s अर्ली 80s में 50% माल न्यूट्रिशन था। थाईलैंड में अब वो कुछ 6 या 8% में आ गया है, हम लोग 35 में आए। अगर 10 साल कोई मिनिस्ट्री इस पे काम करे तो हम 35 से 15 पे आ सकते हैं। पर वो 10 साल सस्टेन तरीके से करना पड़ेगा और ये फ्री में नहीं होगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सरकार ही नहीं, पहले सरकारों को ईजी होता है खास करके पोषण और स्वास्थ्य के मामलों में कि पूरा भार लोगों पे डाल देना। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Nope, not your ordinary podcast for entertainment. Nope. आपने 25 साल इकोनॉमिक्स के साथ या इकोनॉमिक्स को लेके काम किया है। मेरा पहला सवाल ये है कि हंगर को लेके आज हम कहाँ हैं? तो हंगर इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है अभी भी। अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, हर साल एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके एक रिपोर्ट निकलता है जिसमें हमारी रैंक हमेशा बहुत नीचे होती है। जैसे पिछले साल 127 देशों में से इंडिया का रैंक 105 था और फिर 2-3 दिन वो बवाल मचती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, न्यूज़पेपर में उस पर कुछ बहस होती है और फिर हम भूल जाते हैं और फिर अगले साल फिर हमारा रैंक ऐसा ही कुछ रहता है। और अगर हम दूसरे देशों के तुलने में भी देखें कि इंडिया कहाँ पे है तो उसमें भी दिखता है कि बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो एक्चुअली इंडिया से और भी ज़्यादा गरीब हैं। उनका जीडीपी या पर कैपिटा इनकम देख लें तो वो कम है, लेकिन ये हंगर और माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर में इंडिया से वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो एक तो ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे कारण हैं और ये एक समय में मनमोहन सिंह ने इसको नेशनल शेम बोला था अराउंड 2004 कि ये एक चीज़ है जिसको मतलब हमने लिबरलाइजेशन कर लिया, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, लेकिन भूख के स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। अभी का सरकार में ये भी है कि ये रैंक जो बुरा दिखा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि उसका डेफिनेशन ही गड़बड़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम हंगर के बारे में बात करते हैं हमें ये भूख और कुपोषण दो चीज़ों की बात होती है। और ग्लोबली अभी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम भूख के बारे में बात करते हैं हम पोषण के भी बारे में बात करते हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन। तो भूख इज़ समथिंग दैट वी कैन ऑल अंडरस्टैंड क्वाइट ईजिली। हम सबको कभी ना कभी भूख लगती है, दिन में किसी टाइम पे लेट हो गया खाने में तो भूख लगती है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जनरली जब भूख भी बोलते हैं हम तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली लोगों को जितना खाने की ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है। और जब पोषण के बारे में बात करते हैं हम मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता की भी बात कर रहे हैं कि आप ये नहीं कि कुछ भी खा के पेट भर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे एक व्यक्ति को बढ़ने में, काम करने में, स्वस्थ रहने में जो ज़रूरी पोषण है वो खाने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब वो मिलता है तब हम मानते हैं कि खाद्य सुरक्षा है। और उसको कैसे नापेंगे फिर कि लोगों को सही मात्रा में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम मानेंगे कि वो भूखे हैं या कुपोषित तो ज़रूर है। एक तरीका इसका मेजरमेंट करने का ये है कि छोटे बच्चों का हाइट और वेट जब हम लेते हैं तो उससे पता चलता है कि उनके उम्र के हिसाब से वो सही बढ़ रहे हैं कि नहीं। और ये ग्लोबली बहुत सारा रिसर्च दिखाता है कि अगर बच्चे ठीक से बढ़ रहे हैं तो वो एक पूरा सोसाइटी में भी भूख का और पोषण का क्या स्थिति है उसका एक इंडिकेटर होता है। तो इसके लिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ग्लोबल स्टडीज़ करके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है कि अगर सही मायने में सही पोषण मिले बच्चों को, सही एक एनवायरनमेंट मिले तो बच्चे कैसे बढ़ते हैं। और उन स्टडीज़ में ये दिखा है कि विश्व भर में जहाँ के भी बच्चे हों कि वो इस स्टडी में जैसे 6 कंट्रीज़ को इन लोगों ने इंक्लूड किया था, उसमें अमेरिका भी था, नॉर्वे भी था, घाना था, ओमान था, इंडिया के भी बच्चे थे, लेकिन हर देश से ऐसे बच्चों को लिया जो कुपोषित नहीं है। जैसे इंडिया में बच्चे दिल्ली के, साउथ दिल्ली के मोहल्ले के बच्चे थे। तो अगर आपको सारे चीज़ें सही तरीके से मिल रहे हैं, उसमें ये पाया गया कि सभी बच्चे एक ही जैसे बढ़ते हैं, उनका हाइट और वेट एक जैसा बढ़ता है। अब उसको अगर हम रेफरेंस मान लें और उनसे कंपेयर करें बाकी बच्चों को, तो इंडिया के फिगर्स दिखाते हैं कि लगभग 35% बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब जितना हाइट उनको होना चाहिए उससे कम है।
उतने ही मात्रा में अंडरवेट भी है, मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे कम है। और एक तीसरा एक इंडिकेटर होता है वेस्टिंग, कि जितना हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए वो भी कम है। तो ये 35% बहुत बड़ा फिगर होता है। इसका मतलब है कि 3 बच्चों में से एक बच्चा जैसे उसको बड़ा होना चाहिए वो उस रेट पे नहीं हो रहा है। पर ये कौन से उम्र के बच्चे हैं? तो ये देखा जाता है अंडर 5 साल से कम उम्र के बच्चों का। इसका एक और कारण ये भी है कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी बढ़ता है, पहले 2 साल में ब्रेन का 80% डेवलपमेंट हो जाता है, पहले 3 साल में 90% हो जाता है, और ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसी पीरियड में होता है। तो ये नींव है। एक चीज़ जैसे एज अ रूल ऑफ थंब, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, कि नॉर्मली 2 साल में जो हाइट होता है अडल्ट हाइट उसका डबल होता है। तो अगर उसी समय आपके डेफिसिट्स हो जाएं तो बाद में उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर बचपन में ठीक से ग्रोथ नहीं हो, उस स्पीड में इंसान और कभी नहीं बढ़ता है। जो पैदा हुआ साइज से लेके 5 साल में जिस रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है, उस तरह की ग्रोथ और कभी नहीं होती है। तो वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीरियड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय अगर सही ग्रोथ ना हो तो बड़ा होके कितना प्रोडक्टिव, कितना ताकत है, कितना काम कर पा रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मेंटली स्कूल में कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ये सब कुछ अफेक्ट होता है ये अर्ली चाइल्डहुड। तो अगर हम एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम समझे ये इशू क्या है, तो अगर ये 0 to 5 ईयर ओल्ड के बच्चों में ये इशू ठीक हो जाए तो ये नहीं होगा उनको बड़े होने के बाद प्रॉब्लम। तो टारगेट 0 to 5 पे होना चाहिए, लेकिन 0 to 5 में इस इश्यू को ठीक करने के लिए सिर्फ 0 to 5 पर करने से ये होता नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है। क्योंकि अगर हम देखें कि ये कुपोषण किस कारण से होता है, पहला सबसे कारण जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सही खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब किसी भी परिवार में, जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि बच्चे कितना खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, उतना तो कहीं भी मिलता होगा। लेकिन एक परिवार में ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चे के लिए आप कुछ और अलग से, नॉर्मली नहीं होता है। आजकल होने लगा है जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, कि वो कोई सेरेलैक, हॉर्लिक्स वगैरह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता है एक आम तौर पे कि घर में खाना जो बनता है सबके लिए वही बनता है और बच्चों के लिए भी वही मिलता है। तो एक ओवरऑल घर पे खाद्य सुरक्षा होना भी ज़रूरी है। दूसरा है कि बच्चा, लगभग 20% बच्चे हमारे देश में पैदाइश ही कुपोषित होते हैं, क्योंकि माँ कुपोषित है। तो एक इंटरजेनरेशनल एस्पेक्ट भी है इसमें। तो इवन इफ यू वांट टू फोकस ऑन द बच्चे, वो माँ को भी स्वस्थ रहना पड़ेगा, उनकी भी शादी सही उम्र पे हो, वो भी अनीमिक ना हो, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक से खाना खा रही है कि नहीं, उस हिसाब से फिर वो बच्चा कितना कैसा पैदा हो रहा है, बिग डिफरेंस वहाँ पे भी होता है। तो टारगेट डेफिनेटली छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों का पोषण ठीक करना है तो हमें मदर्स का भी देखना पड़ता है, एडोलेसेंट गर्ल्स का भी देखना पड़ता है। तो एक लेवल पे पूरा घर पे खाद्य सुरक्षा क्या है उसकी असर बच्चों पे पड़ती है। इसीलिए इन इंडिकेटर्स को हम मानते हैं कि वो भले ही हम बच्चों का ही हाइट वेट ले रहे हैं, वो पूरा एक समाज में भूख और खाद्य सुरक्षा का क्या स्थिति है उसकी भी वो एक रिफ्लेक्शन वो है। दूसरे चीज़ें पे डेटा कम है, जैसे बड़े होने पर भी पोषण की ज़रूरत होती है, लेकिन इस पर डाइटरी सर्विस की ज़रूरत होती है, जो हमारे देश में करते ही नहीं है हम लोग रेगुलरली, कि लोग एक्चुअली खा क्या रहे हैं। और छोटे छोटे जो सर्वेस प्राइवेट इंडिपेंडेंट हुआ है उसमें दिखता है कि बड़े होते हुए भी अभी भूख उस तरह का इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस कि लोग भूखे पेट सो रहे हैं या बहुत दिनों तक उनको कोई भी खाना नहीं मिल रहा है, वो लगभग ख़त्म हो गया है। वो आज़ादी के समय पे ये भी बहुत था, जैसे स्टार्वेशन डेथ्स, अकाल, भूखमरी, वो अभी कुछ कुछ ट्राइबल पॉकेट्स में कभी कभी अभी भी सुनने को मिलता है। लेकिन खा क्या रहे हैं, जो चाहिए वो क्या सही मात्रे में मिल रहा है, तो उसमें दिखता है कि ज़्यादातर लोग चावल रोटी ये खाते हैं, लेकिन दाल, सब्ज़ी, फल, अंडा, मीट, मछली, इन सारे चीज़ों में जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, ये सब कुछ है, तभी बॉडी ठीक से काम कर पाएगा। उन चीज़ों की कंजम्पशन में अभी भी बहुत कमी है इंडिया में। एक और फिगर मैं आपको देती हूँ, एक यूएन एक एस्टिमेट करता है। उसके पहले मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि 0 to 5 के बीच में व्हाट इज एन आइडियल मील, जैसे आपने ये पदार्थ बताया वो हो, पर उसका कुछ कैलोरी पोर्शन या कुछ। हाँ, सो इफ़ यू से 0 to 5 में भी एज से डिफर करता है, तो 0 to 6 months आइडियल मील इज माँ का दूध।
तो वो तो अगेन इट साउंड्स वेरी सिंपल, माँ का दूध है, फ्री है, माँ को पिलाना है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एक तो माँ का पोषण, दूसरा माँ का समय बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि अगर बच्चे का ओनली मील माँ का दूध है, इसका मतलब माँ को बच्चे के साथ रहना पड़ता है, हर 2-2 घंटे में वो बच्चा दूध पिएगा, इसका मतलब माँ को या तो छुट्टी लेना पड़ेगा। 90% महिलाएं हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, वहाँ पे मैटरनिटी लीव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में जब काम करती थी तो मुझे 6 महीने का लीव मिला जब मेरा बच्चा हुआ। और 6 महीना क्यों मिला? इसलिए नहीं कि एक डिलीवरी होने पे 6 महीना रेस्ट का ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि 6 महीना मेरे बच्चे का मेन फूड वॉज ब्रेस्ट मिल्क। सो एवरी छोटा छोटा चीज़ गेट्स लिंक टू अ लार्जर इशू। 6 महीने के बाद बच्चों को ऊपरी खाना देना जब शुरू करते हैं तब भी क्या होता है, लगभग 2-3 साल तक पेट एक तो बहुत छोटा है, तो सेम ही खाना बच्चे खाते हैं जो अडल्ट्स खाते हैं। अराउंड 1 ईयर जो अडल्ट्स को ज़रूरत होता है उसका आधा खाना बच्चों को ज़रूरत होता है, लेकिन वो अगर अडल्ट्स 2 टाइम खा के उतना खा लेते हैं, बच्चों को 4 बार खिलाना पड़ता है उतना ही खाने के लिए, क्योंकि एक समय में वो कम ही खा पाते हैं। जैसे हम बहुत सारे घरों में हम इंडिया में देखते हैं कि जैसे खिचड़ी बनता है बच्चों के लिए, तो एक एक्स्ट्रा स्पून उसमें घी डाल देते हैं। उसके पीछे भी एक समझ है, क्योंकि छोटा खाने में कैलोरी डेंस हम कर रहे हैं, उसमें घी डालने पे वो उतना ही खा रहा है लेकिन उसमें ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो सेम घर का ही खाना ज़रूरत होता है, लेकिन उसको मैश करके कि वो दांत नहीं है तो चबाने लायक, उसमें घी डाल दिया, उसमें थोड़ा सब्जी मैश कर दिया, ताकि वो छोटे मात्रे में सब कुछ बच्चे को मिल रहा है, यही रिक्वायरमेंट होता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो नॉर्मली बाकी लोगों के साथ खा पाते हैं। उस खाने में कुछ स्पेशल का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन ये है कि वो सही समय में सही चीज़ मिले। और बच्चों में ये एडिशनल चीज़ होता है कि क्योंकि खुद नहीं मांग के खा सकते हैं, खुद नहीं खा सकते हैं, घर पे खाना हो भी तो खिलाने वाले की भी ज़रूरत होती है, और वो नॉर्मली माँ ही होती है। माँ नहीं होती है तो दादी होती है, कोई एक महिला होती है। तो उस महिला का काम का पहचान, उनको किस तरह की सपोर्ट मिल रही है। अगर कोई भी अडल्ट महिला घर पे नहीं है, सब लोग काम पे बाहर जा रहे हैं, तो क्या बच्चे को छोड़ने के लिए कोई जगह है, वो कैसा जगह है, वहाँ पे क्या खाना मिल रहा है, ये सब भी इम्पोर्टेंट, ये सब जुड़ जाता है इस मुद्दे के साथ। तो एक जब हम कुपोषण को देखने लगते हैं तो बहुत सारे मुद्दे इसमें आने लगते हैं। उसमें एक, जैसे मैंने कहा, एक वुमन और विमेन स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस कारण से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया में कुपोषण ज़्यादा है। एक तो है कि खाने की कमी है, और खाने के कमी में भी अलग अलग इश्यूज आते हैं। जैसे मैं कह रही थी कि खाना सिर्फ रोटी चावल नहीं होता है, बाकी चीज़ें अगर लोग कम खा रहे हैं तो क्यों कम खा रहे हैं, उसमें एक कारण है कि उस खाने को खरीदने का क्षमता भी कम है। तो वो जो मैं स्टैटिस्टिक दे रही थी कि यूएन का एस्टिमेट है कि अगर हम क्या प्राइजेस है लोकली देख लें, कि इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, जो बताता है कि एक आइडियल डाइट क्या होता है, रेकमेंडेड लोगों को क्या खाना चाहिए, और लोकली क्या प्राइजेस है, उस खाना को खरीदने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, उसका अगर हम एक हिसाब लगाएं और उसके साथ साथ हम देखें कि लोग कितना कमा रहे हैं आज के दिन में, उस एक एक्सरसाइज में ये निकलता है कि 52% 52% इंडियंस उस खाने को अफोर्ड नहीं कर पाते जो ICMR कह रहा है कि इंडियंस को खाना चाहिए। तो एक तरफ भूखमरी नहीं है, खाली पेट लोग शायद नहीं सो रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो हमारे ही नॉर्म्स के हिसाब से हम कह रहे हैं कि लोगों को इस तरीके का खाना खाना चाहिए, वो खाना लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रेगुलर रोज़गार नहीं है, इनफॉर्मल में जहाँ पे काम कर रहे हैं न्यूनतम वेतन भी मिलता नहीं है। जो मिनिमम वेज की कैलकुलेशन होती है उसमें ये खाने का प्राइजेस को भी देखा जाता है, लेकिन किसी को मिलता नहीं है। खुद नरेगा में ही जो वेजेस दिया जाता है वो मिनिमम वेज से कम दिया जाता है, तो वो ऑब्वियस है कि लोग फिर खरीद नहीं पाते हैं, तो जो मिलता है वो खा लेते हैं। पेट भरना पहली क्राइटेरिया होती है किसी के लिए भी, तो आप चीपेस्ट सोर्स में जिससे भी पेट भरेगा आप पहले वही खाओगे। तो इसीलिए आप चावल रोटी अब PDS में भी मिल जाता है, वैसे भी सीरियल प्राइसेस सबसे कम होता है और सीरियल पेट भरता भी है, तो वही खाते हैं, उसी से जो प्रोटीन मिनरल मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी सब चीज़ें चाहिए उनका दाम भी ज़्यादा होता है। जैसे दाल हो, तेल हो, नॉन वेज में आप जाए दूध,
अंडा, मीट, मछली, ये सारे चीज़ों का क्योंकि दाम ज़्यादा होता है तो लोग उसको खाते भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके चलते, जैसे मैं कह रही थी, एक तो बच्चों में हमें दिखता है स्टंटिंग, वेस्टिंग वगैरह, बड़ा होके अनीमिया एक और प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो इसी से रिलेटेड है। अनीमिया मतलब रक्तहीनता, हीमोग्लोबिन कम है खून में। हीमोग्लोबिन खून में कम होने से अगेन ब्रेन स्लो फंक्शन करता है, लोग जल्दी थक जाते हैं, काम कम कर पाते हैं, नींद ज़्यादा आती है। भारत में महिलाओं में 56% महिलाएं अनीमिक हैं, अडल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। इवन अमंगस्ट मेन इट्स 25-30%, विच इज़ नॉट लो, विच मीन्स अगेन कि जब हम भूख के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। बीमारियों के जो इम्यूनिटी है वो भी कम होता है, तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो एक तो इसमें लाइक आई वाज सेइंग, तो एक तो टू एस्टैब्लिश दैट हंगर इज़ अ प्रॉब्लम, और ये एक्सेप्ट करना भी आजकल लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक दूसरी इमेज भी बनी हुई है कि इंडिया तो इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, हर क्विजीन का खाना मिलता है। पर द स्टैटिस्टिक्स, सरकार के खुद के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी ये दिखाता है कि अगर हम अनीमिया को देखें, स्टंटिंग देखें या अडल्ट्स में BMI देखें, तो इसमें एक बड़ी डेफिसिट है, अबाउट 1/3 एटलीस्ट। वो तो क्लियरली दिख रहा है कि वो जितना खाना चाहिए, जिस तरीके का खाना खाना चाहिए, ये सब में थोड़ा बिहाइंड है। एंड लाइक आई सेड दैट मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स, खाना इज द मेन डिटर्मिनेंट, पर वो खाना पहुंचे लोगों तक, इसमें बहुत सारे और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे ये हम बोल रहे थे कि हंगर इंडेक्स में हमारा हमेशा रैंक कम आता है, पहले हम एक्नॉलेज करते थे, अब हम बोल रहे हैं इनके तरीके ही गलत है। तो इनके क्या तरीके हैं जो हमें गलत लग रहा है? तो हंगर इंडेक्स जो नापा जाता है वो एक इंडेक्स है इन चीज़ों का जो मैंने अभी बताया ना, कि स्टंटिंग कितना है, वेस्टिंग कितना है। तीसरा वो लोग लेते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, क्योंकि उसके पीछे भी यही समझ है कि जो बच्चे मरते, वैसे 5 साल से कम उम्र के किसी बच्चा को मरना नहीं चाहिए, अनलेस बहुत ही रेयर कुछ जेनेटिक डिजीज हो या कुछ ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिससे उनको मरने की ज़रूरत है। तो बच्चे मर रहे हैं तो फिजूल के मर रहे हैं, मतलब बचा सकते हैं उनको लेकिन उनको एक्सेस नहीं मिल रहा। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि कुपोषित नहीं होते तो उन बच्चों को वो वाली बीमारियां भी नहीं होती हैं। कैसे बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये चीज़ें अगर आप हेल्दी हो तो 3-4 दिन बीमार रहोगे फिर ठीक हो जाओगे। लेकिन कुपोषित अगर आप हो और आपको डायरिया हो जाता, दस्त हो जाता है, तो फिर वो एक साइकिल बन जाता है कि आपके वैसे ही बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं है, फिर दस्त हो गया तो फिर और न्यूट्रिएंट्स चले गए, डिहाइड्रेशन हो गया और बच्चा मर भी सकता है। तो इसीलिए लोग मोर्टेलिटी भी लेते हैं। और फोर्थ चीज़ लेते हैं पूरा अडल्ट की, क्या कितना खाना अवेलेबल है, अफोर्डेबिलिटी क्या है। तो इसमें सरकार ये कह रही है कि इसको हंगर का नाम देना ही गलत है, क्योंकि कुपोषण और भूख सेम नहीं होता। ये हमारी सरकार की आज का दिन का रेस्पॉन्स है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब आप बोल रहे हैं तो आप ऐसा लोगों को लग रहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, पर ये नहीं है, कुपोषण है। लेकिन अगर इतना देर जो मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ उसमें यह है कि कुपोषण और भूख में इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में हैं, पूरे दुनिया में ये भी समझ आ गया है कि भूख और खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी आप घास भी दे दो, कुछ भी दे दो, पेट तो भर ही जाएगा, इंसान जी लेगा। लेकिन खाना या खाद्य सुरक्षा का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि उस तरीके का खाना आपको मिल रहा है जो आपकी ज़रूरत है और जो आपको अच्छा भी लग रहा हो, कल्चरली भी अप्रोप्रिएट हो। उसको नापने का एक ही तरीका है कि अगर आप खाने से बॉडी को जो चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ ठीक से हो रहा है, मतलब खाना ठीक से मिल रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे भी कोई कमी है। ये मेरा जवाब होगा सरकार को जब वो कहते हैं कि ये तो गलत इंडिकेटर से मेजर कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर ठीक है मान लीजिए इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं है, नाम बदल देते हैं ग्लोबल माल न्यूट्रिशन इंडेक्स, उससे भी ये फैक्ट तो नहीं बदलता है कि हमारा रैंक तो कम है, कि कोई कमी तो हो रही है, कुपोषण तो हो रही है। भले ही आप उसको भूख नहीं बोलना चाहते हैं, आप उसको कुपोषण बोलना चाहते हैं, प्रॉब्लम तो है, पर वो डेफिनेशन पे हम चले जाते हैं और इसको ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, तो असली मुद्दे पे जो बात होनी चाहिए वो होती ही नहीं है। मतलब फूड कैन लीड टू न्यूट्रिशन, सो हंगर कैन लीड टू मैल न्यूट्रिशन। सो
ये ठीक है, पर अगर हम एक चीज़ और डिस्कस करें, जो ये देश पहले 25 में आते हैं जहाँ पे हंगर और मैल न्यूट्रिशन बहुत कम है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो दैट मेक श्योर दैट दे आर इन द टॉप 25, और वो ज़्यादा बदलते नहीं होंगे, आई एम गेसिंग। वो नहीं बदलते हैं। हाँ, वो उसका भी एक रीज़न होगा। हाँ, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट टॉप 25, हम लोग थोड़ा 30-40 भी देख ले जो हमसे गरीब भी हैं, तो बहुत सारे चीज़ें किए हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट से लिंक ठीक देखें, एक तो जनरल लेवल ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट और वेजेस, तो उस पर ना भी जाएं। इसमें पब्लिक सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे हमने कहा कि टारगेट इज ये वाले एज ग्रुप्स, छोटे बच्चे, महिलाएं, एडोलेसेंट गर्ल, तो इनके लिए क्या क्या होना चाहिए और कितना हद तक यहाँ पे है और दूसरे देशों में क्या हो रहा है। उसमें अगर हम लोग देखें, पहला तो हेल्थ सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप थ्रू प्रेगनेंसी या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं, अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो क्या आयरन टैबलेट दिया जा रहा है, ये सब मॉनिटर हो रहा है कि नहीं। ये सब के लिए जो यूनिवर्सल प्रोग्राम्स होने होती है मुफ्त में, ये एक पूरा एक वेलफेयर रेजिम होता है जो बहुत सारे देशों में बहुत पहले से इस्टेब्लिश किया गया, जो हमारे देश में हमेशा से थोड़ा नेग्लेक्टेड रहा है। इसमें एजुकेशन भी आता है, क्योंकि ये भी देखा गया कि महिलाओं में अगर शिक्षा बढ़ती है तब स्वास्थ्य भी बढ़ती है, क्योंकि उनको जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा एक्सेस कर पाती है, बेटर प्रैक्टिसेस कर पाती है। तो एक तो शिक्षा में हमेशा बहुत कमी रही है, और महिला और पुरुष के बीच में शिक्षा का गैप भी ज़्यादा रहा है हमारे देश में। इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल की सिस्टम है उसमें जिस तरह का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टीचर्स कितने हैं, टॉयलेट्स है कि नहीं, फीमेल टीचर्स हैं कि नहीं, तो ये पूरा जो वेलफेयर सिस्टम होता है जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एजुकेशन हो गया और दूसरा हेल्थ हो गया। तो हेल्थ में हमारे देश में भी है, जैसे ANM है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिनको टीकाकरण करना होता है, बच्चों का वजन लेना होता है, बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो बोलने के लिए तो ये सारे कार्यक्रम हमारे देश में भी है, लेकिन एक एक प्रोग्राम में जब हम देखते हैं कि बजट कितना है, उसमें हो क्या रहा है, कितने बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, उसमें बहुत सारे कमियां हम लोगों को दिखता है। तो एक तो ये पूरा वेलफेयर सिस्टम जो है उसमें इंडिया में कमियां हैं, और ये बाकी देशों में काफ़ी बेहतर है। आप अगर गूगल करोगे ना, मिड डे मील अक्रॉस द वर्ल्ड करके, मतलब स्कूल में खाना क्या खिलाते हैं, वो जो डिफरेंस दिखता है वो बहुत स्टार्कली दिखता है। इंडिया में आप साउथ में जाओ तो चावल सांभर होगा, कहीं मुश्किल से थोड़ा सब्जी दिखेगा। पूरा नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी बोलते हैं लेकिन उसमें चावल ही चावल होता है, और ऐसे पतली से एक दाल उसमें डाला जाता है। दूसरे देशों में हम देखते हैं जैसे ब्राज़ील हो गया या थाईलैंड हो गया, वियतनाम, जो बहुत सारे अमीर देश नहीं हैं, वहाँ पे वो चावल भी दे रहे हैं, मछली भी दे रहे हैं, सलाद भी दे रहे हैं, कभी कभी दूध भी दे रहे हैं, अंडा दे रहे हैं। तो जो सरकार दे रही है, एक तो देना, और उसकी गुणवत्ता भी हमारे यहाँ बहुत कम है, और उसमें भी बजट्स इज़ अ वेरी बिग इश्यू कि कितना पैसा हम अपने लोगों पे इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स, चाइल्ड केयर, इन चीज़ों के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ये प्रोग्राम्स हमारे इस तरीके से बने ये सोच के कि सबको एक अच्छी रेगुलर नौकरी मिलती है और सब मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में है, 10 से 5 काम करते हैं, उनको लीव मिलता है, उनके लिए सर्विसेज है। लेकिन जो खेत में काम करती हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करती हैं, जो सब्जी बेचती हैं, इन लोगों के लिए ना कोई मैटरनिटी बेनिफिट है, ना ही कोई चाइल्ड केयर सर्विस है। ये चीज़ें हैं जो दूसरे देशों में बेटर है। और तीसरा, फूड प्राइजेस भी, कि क्या अवेलेबल है। अगेन एक अजम्पशन है कि खाने का कमी नहीं है, लोग खा नहीं रहे हैं, क्योंकि एक लेवल पे कि लोगों को समझदारी नहीं है कि क्या खाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फोकस है ये जिसको कहते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं, कि सरकार लोगों को समझाएगी कि आपको कैसे खाना चाहिए, लेकिन हम लोग जब करते हैं सर्वे या काम करते हैं ज़मीन पे, हम लोग देखते हैं कि लोगों को भी कहीं पे आइडिया है कि अच्छा खाना क्या होता है, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं होता है। से वो ग्रामीण इलाके में भी हो तो कुछ महीने मिल जाता है सब्जी, तब खा लेते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर उनको जाना पड़ेगा कहीं हाट में जो दूर है, वहाँ जाके पैसे देके सब्जी लाना पड़ता है, तो वो कॉस्ट बहुत हो जाता है, मिलता नहीं है। तो इसके लिए क्या सिस्टम्स है कि रेगुलरली पूरा साल मिले, अफोर्डेबल हो, ये सारे चीज़ों के लिए कोई पॉलिसी ही हमारे देश में नहीं है। तो गैप्स हम लोग बोलने लगे तो इस हर क्षेत्र में है। मेन गैप ये है कि एक नेशनल लेवल पे न्यूट्रिशन के बारे में हमने कभी इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली सोचा ही नहीं है।
तो उसके लिए जैसे अभी ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंडर ये मुद्दा आता है, उसमें हमेशा वो एक नेग्लेक्टेड मिनिस्ट्री रहा है, उसमें पैसे बहुत कम रहे हैं। तो जैसे आंगनवाड़ी है, लेकिन आंगनवाड़ी में प्रतिदिन 8 रुपये प्रति बच्चा आपको एलोकेशन दिया जाता है खाना खिलाने के लिए। अब 8 रुपये में क्या ही मिलता है अगर हम इतना न्यूट्रिशन गैप का बात कर रहे हैं। अंडा अगर देना चाहे, एक अंडा 5-6 रुपये से कम में नहीं मिल रहा है। तो अगर सही में अंडा दें तो और कुछ पैसा बचता ही नहीं है कुछ और देने का। एक अंडा खा के तो वो बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा, दैट इज़ नॉट इनफ। तो ये सारे गैप्स इन रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन, वीमेन, पर्टिकुलरली ऑफ द पुअर, ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है और इसमें इनइक्वालिटी के चलते भी हैं। तो जो अमीर है वो खुद खरीद रहे हैं, वो मार्केट पे डिपेंडेंट है, उनके पास नैनी भी हैं, प्राइवेट नर्सरी का भी एक्सेस है, हर तरीके का खाने का एक्सेस है, तो वो रीच कर पा रहे हैं। पर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या सर्विसेज हैं, और ये पूरा मार्केट पे छोड़ देना दुनिया में कोई भी देश नहीं करता है। इवन अमेरिका जो सबसे प्राइवेटाइज्ड कमर्शियल देश है, उनका भी एक विमेन इन्फेंट चाइल्ड WIC करके प्रोग्राम है, और उनके गरीब लोगों को वाउचर मिलता है कि वो सुपरमार्केट में जाके दूध खरीदें, सब्जी फल मीट खरीदें जो अच्छा खाना हो। सो इस तरह का सब्सिडी और सपोर्ट करना कोई यूनिक चीज़ नहीं है, पर हमारे यहाँ जो है वो दैट डजंट मीट द न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है, पोषण के लिए जो चाहिए, उसमें बहुत बड़ा एक गैप रहा है ओवरऑल। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि ये एक आउटकम है जिस तरह की आर्थिक नीति और जिस तरह की आर्थिक विकास हम अपने देश में देख रहे हैं, उसके चलते भी कुछ है डायरेक्ट नीतियों की ज़रूरत है, डायरेक्ट सर्विसेज की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह का जो आर्थिक वृद्धि यहाँ पे हो रहा है, जिसमें आर्थिक वृद्धि तो हो रहा है लेकिन रोजगार उत्पादन नहीं हो रहा है, और साथ साथ जो असमानता जो बढ़ रहा है, ये सब के चलते भी हम इस तरीके का स्थिति देखते हैं जहाँ पे कुपोषण है, जहाँ पे अभी भी मलेरिया, टीबी, दस्त जैसे बीमारियाँ कुछ लोगों को हो रहा है, काफ़ी लोगों को हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल दैट वी हैव, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जैसे इकोनॉमिक मॉडल की बात की और हमने कहा कि कहीं कहीं आंगनवाड़ी में 8 रुपये प्रति बच्चा हम खर्च करते हैं, तो आपके हिसाब से जो करंट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए डेली कॉस्ट टू फीड अ चाइल्ड इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 महीने से लेके 5 साल तक? Of course it would be different, रूरल अर्बन अलग अलग राज्यों में अलग होगा वगैरह। तो ऐसा, तो अगर हम मान लो इतना ही दे दें, एक अंडा दे दें और एक पूरा मील दे दें, तो कम से कम डबल करना पड़ेगा, 15 रुपए तो देंगे तो वो हो जाएगा फिर। क्योंकि जब मील में भी हम बात कर रहे हैं उसमें सब्जी भी हो या एक फल हो, एक दिन कोई चिक्की खिला दिया, एक दिन कुछ लड्डू खिला दिया, क्योंकि बच्चों को वैरायटी की भी ज़रूरत होती है। तो लोकली आई वुड से कम डबल से हमें चालू करना चाहिए। और अगर यही हम 25 to 30 रुपीस कर दें तो ये जो 35% का आंकड़ा है वो कहाँ आएगा? वो तो बहुत जल्दी घट भी सकता है, क्योंकि अगर थाईलैंड का हम लोग अगर एग्जाम्पल ले, थाईलैंड में और इंडिया में दोनों में लेट 70s अर्ली 80s में 50% मेल न्यूट्रिशन था। थाईलैंड में अब वो कुछ 6 या 8% में आ गया है, हम लोग 35 में आए हैं। वो लोग एक तो इंश्योर किया कि लोगों को डाइवर्स मील्स मिले, उन लोगों ने गांव में हर 10 परिवारों में एक महिला वॉलंटियर को रखा जो घर घर जाके ये मॉनिटर करे, हैंड होल्ड करें, इनको एक्सेस दिलाए, सर्विसेज तक पहुंचाए। तो बहुत एक मुहिम चलाया कि हम ये न्यूट्रिशन को एड्रेस करके ही मानेंगे, और उसके लिए बहुत सारे चीज़ें की। जैसे ब्राज़ील में भी, अब ब्राज़ील में कुपोषण पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ही नहीं, और उन लोगों ने भी ये अलग अलग चीज़, जैसे मध्याह्न भोजन दिया, छोटे बच्चों को खाना खिलाया, जो छोटे फार्मर्स हैं उनसे ख़रीदा ताकि उनको सही प्राइजेस मिले। फ्री अर्बन एरियाज़ में बड़े उन लोगों ने वो रेस्टोरेंट बोलते हैं उसको पोर्तुगीज़ में, बेसिकली 1 रियाल में, विच वुड बी इक्विवेलेंट टू हमारे देश में 10-15 रुपए में एक पूरा मील जिसको चाहे उसको आपको कम पैसे में मिल रहा है। तो बहुत सारे मजदूर हमारे यहाँ भी, जैसे माइग्रेंट मजदूर होते हैं, खाना बनाने का जगह नहीं होता है, खाना एक्सपेंसिव होता है, तो क्या खाते हैं, कोई समोसा खा लेता है, छोले कुलचा खा लेता है, नॉर्थ इंडिया में अगर मान लें। तो इससे बेहतर होगा कि अगर उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील अफोर्डेबल प्राइस में अगर मिल सकता है तो वो खाएंगे। तो ये सारे चीज़ों के लिए सिस्टम्स मल्टीपल, एक कोई प्रोग्राम नहीं है, मल्टीपल चीज़ें, और उस पर सही पैसा खर्च करे तो ये बिल्कुल इसको मतलब हम ठीक कर सकते हैं, और दूसरे देशों ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है।
अगर 10 साल कोई मिनिस्ट्रीज पे काम करे तो हम 35 से 15 पे आ सकते हैं। पर वो 10 साल सस्टेन्ड तरीके से करना पड़ेगा और ये फ्री में नहीं होगा, इस पे खर्चा लगती है। ये नहीं कि आप, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सरकार ही नहीं, पहले सरकारों को इजी होता है खास करके पोषण और स्वास्थ्य के मामलों में कि पूरा भार लोगों पे डाल देना, कि लोग समझते नहीं है। मलेरिया हो रहा है तो बार बार बोलो कि मस्कीटो नेट लगाओ, मस्कीटो नेट लगाओ। ये बोलना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सारे समस्याएं जुड़े हुए हैं इसलिए भी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, खरीदने का क्षमता नहीं है। तो उसके लिए सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो फ्री नहीं है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए, ना कि सब्सिडी। कि मतलब ये सब लोग अगर सक्षम तरीके से आगे जाए तो ये देश के एसेट ही है। एसेट ही है और इससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा ही। जैसे अभी अगर हम लोग देखें, एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में ये भी है, एक तो स्किल की हम बहुत बात करते हैं, दूसरा न्यूट्रिशन का असर भी है। रिसेंटली मैं गुजरात में कुछ फील्ड वर्क कर रही थी, वहाँ पे पता चला कि जो यंग विमेन है जिनको फैक्ट्रियों में एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि उनका अनीमिया भी चेक किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि इतनी कमज़ोर है लड़कियां कि 8-10 घंटा बैठ के जो फैक्ट्री खड़ा होके जो फैक्ट्री में काम करना होता है वो कर नहीं पा रही हैं, तो वो पहले से ही टेस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि 50% तो अनीमिक है। तो इससे बेटर है कि आप चेक कर लो और उन्हीं को दो जो कर पाएगी। तो इट शोज ना कि इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है, मार्केट को पता है, मार्केट को पता है कि जैसे इवन आप ब्लड डोनेशन का अगर देखेंगे, हमारे देश में महिलाएं ब्लड डोनेट करने जाती हैं तो लेते ही नहीं है क्योंकि चांसेस है कि ये अनीमिक है, और क्यों फिर वो टेस्ट करे, वो अनीमिक निकलेगी, वो पैसा क्यों वेस्ट करे, तो लेते ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट को तो पता है। जो मार्केट में ये प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं आजकल, जो सेरेलैक हो गया, जो भी है, उसका लोकल देसी वर्जन भी है। हर चीज में विटामिन डी है, ये है, वो है। कद कॉम्प्लैक्स पीजिए तो कद बढ़ जाएगा। मतलब वो पब्लिक डेटा लेके अपना प्रोडक्ट प्राइवेट मार्केट में वो लोगों को बेचते हैं जिनके पास वैसे भी बहुत ऑप्शन है। बिल्कुल, और उसमें भी प्रॉब्लम्स है, फिर उसमें चीनी बहुत है। दूसरा एक अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम का भी प्रॉब्लम है कि ये मार्केट जो बना है, जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, एक्चुअली अदर एंड में नहीं, वो गरीबों को भी बेच रहे हैं। जैसे आप वो क्या पार्ले जी बिस्किट, अभी 5 बिस्किट का एक पैकेट मिलता है, छोटा वाला, वो तो कोई भी अफोर्ड कर पा रहा है, टाइम भी नहीं है और दूसरा खाना नहीं मिल रहा है। तो छोटे बच्चों का आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो 6 months to 3 years का हम लोग बात कर रहे थे, बहुत कॉमन है कि बिस्किट खिलाते हैं और उनको लग रहा है कि अमीर लोग भी खिला रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं, अच्छा ही चीज खिला रहे होंगे, लेकिन उसमें है सिर्फ मैदा और चीनी, जिससे उस बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो बड़ा होके उसको डायबिटीज भी हो जाएगी, उसको शुगर वाली, मतलब ये जो दूसरे डिजीजेस और लाइफस्टाइल डिजीजेस हम बोलते हैं, अब हम वो डबल बर्डन भी देखने लगे हैं कि सही पोषण नहीं मिल रहा है एक ऑन वन एंड, उन्हीं लोगों को गलत पोषण भी मिल रहा है। तो वी आर हैविंग अडल्ट्स जो हाइट में कम है लेकिन डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी बढ़ रहा है। सो दैट्स द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो जब हम खाने के बारे में बात करते हैं, इसीलिए वो गुणवत्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या खा रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी खा लें। सोल्यूशन ये भी नहीं है कि कोई पैकेट दे दे, जो बहुत इजी है, जो अगेन सरकारें ओपन रहती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कमर्शियल इंटरेस्ट भी है। इसमें लोग फिर बहुत एडवोकेसी करते हैं कि हम लाए हैं ऐसा प्रोडक्ट, आप आंगनवाड़ी में ये बांटिए, चला जाएगा कुपोषण, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे टू गो ईदर। बिकॉज जैसे आपने बोला एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है, तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कितना मैटर करता है? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है और बहुत तरीकों से मैटर करता है। ऑफ कोर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चेंज भी होता है, तो एक इमीडिएटली मतलब कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। एक एग्जांपल इज अंडा। तो बहुत लोग जो पोषण पे काम करते हैं, उनका रिकमेंडेशन है कि छोटे बच्चों को और स्कूल में अंडा दे देना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 3 दिन अगर आप अंडा देंगे, क्योंकि अंडा में बहुत सारे फायदे हैं। एक कि वो एक अंडा गिनना आसान है, गरीबों को जब देते हैं या बच्चों को भी समझ आ जाता है कि मेरा एंटाइटलमेंट एक अंडा है, मुझे एक अंडा मिला है कि नहीं मिला है। इन कॉन्ट्रास्ट दूध मान लीजिए आप दे रहे हैं, उसमें कितना पानी मिला रहे हैं, क्या घपला हो रहा है, वो पता नहीं चलता है। दूसरा, अंडा में सारे न्यूट्रिएंट्स है जो आपको चाहिए एक्सेप्ट एक विटामिन सी, जो थोड़ा आप नींबू डाल दो, धनिया डाल दो तो वो भी हो जाएगा।
तीसरा, अंडा का ये लॉजिस्टिक्स इज ईजियर कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स लाइक दूध और एनीथिंग. लोकली पोल्ट्री तो पूरा देश में है, अंडा बस उबालना है, देना है. लेकिन जब साउथ के सब ऑलमोस्ट सभी राज्यों में अंडा तो देते हैं, बट बहुत सारे राज्यों में जब भी कोई सरकार कोशिश करती है अंडा देने का, एक कंट्रोवर्सी वो बन जाता है कि ये अपर कास्ट के बच्चों के प्रैक्टिसेस के खिलाफ है या कोई रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ है, और फिर प्रोटेस्ट होने लगती है और वो अंडा कैंसिल भी हो जाती है. तो कल्चरल में ही आया. एक्चुअली अगर हम लोग देखें डेटा के हिसाब से, जो बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित जिन समुदाय से आते हैं वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म भी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और वो खाते हैं, उनको खाने देना चाहिए. ये नहीं कि हम फोर्स करें, जिनको नहीं खाना है वो ना खाए, उनको कुछ और दे, लेकिन उसके लिए ना बंद करे. तो एक इसमें कल्चरल क्लियरली आ गया. दूसरा, कौन सा अनाज आप खाते हैं, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी हमारे देश में बदल गया पिछले 40 साल में. पहले की जो तरीके होते थे उसमें लोग बाजरा, जवार, रागी ये सब भी खाते थे और चावल गेहूं भी खाते थे. लेकिन हमारी फूड पॉलिसी ऐसी इमर्ज की कि हम बाकी सब को वाइप आउट कर दिए और सिर्फ चावल रोटी रखा है. अब हम बोल रहे हैं कि चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, उसमें ये है वो है, और आप स्विच कीजिए, लेकिन वो सब डिस्ट्रॉय हो गया. लेकिन जहाँ भी है वो लोकल खाने से इट्स बेटर, बिकॉज न्यूट्रिशियसली भी वो बेटर होता है. एंड तीसरा, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट खाना इज ऑल्सो एन इमोशनल थिंग सबके लिए. वो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है. तो ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो गरीब है उसको हम कुछ भी दे दें. खाने से सेटिस्फैक्शन तभी आता है ऑल्सो कि जिसकी आपको आदत है. अगर मैं कुछ डाउन हूँ या कुछ जिसमें मैं कुछ खाना चाहती हूँ, मेरे इमेजिनेशन में मैं दक्षिण भारत से हूँ तो मेरा मन कर सकता है कि चावल और मैं सांभर खाऊं या रसम खाऊं. आपको मन कर सकता है कि आप पराठा खाएं, किसी और को मन कर सकता है कि वो पास्ता खाए. किसका कंफर्ट फूड क्या है और किससे आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो भी बदलता है. दैट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक इन टू कंसिडरेशन. सेम फॉर बच्चे, तो उनको जो आदत है, जो दिखता है, वो खाना भी अच्छा होता है. और वेराइटी इज द अदर थिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि रोज सेम चीज कोई भी नहीं खा पाता है. तो उस बच्चे को भी रोज खिचड़ी आप दोगे तो वो बोर हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो कुछ अलग अलग आपको देना पड़ेगा ना. एक दिन खिचड़ी दे दिया तो एक दिन कुछ रोटी सब्जी दे दिया, तीसरा दिन पूरी दे दिया, चौथा दिन लड्डू दे दिया. जो सब कागज में है हमारे देश में भी, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होता है, बिकॉज इट कम्स डाउन टू पैसे कितने हैं और कौन इसके बारे में सोच रहा है. बट कल्चरली अप्रोप्रिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगेन ग्लोबली सारे डेफिनेशंस में ये आजकल लिखा होता है कि जो भी खाना है वो कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो आदिवासियों में मीट का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है. वहाँ पे बहुत सारे जो सेंट्रल इंडिया के आदिवासी है हमारे देश में, दूध नहीं पीते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि दूध बछड़े की है, हमें नहीं लेना चाहिए. पर वहाँ पे गेम, मतलब हर तरह का मीट खाते हैं, सेम न्यूट्रिएंट आपको मिल सकता है. तो वहाँ इम्पोज नहीं करना चाहिए कि नहीं यही वाला खाना अच्छा खाना और ये बुरा खाना है. नॉर्मली ट्रेडिशनल जो डाइट्स होते हैं, अगर अफोर्ड कर पाए तो उसमें सारा पोषण होता है और वो कल्चरली भी अप्रोप्रिएट होते हैं. लेकिन पूरा देश के लिए वो एक थाली नहीं है, अलग अलग जगह वो थाली अलग दिखेगा. जैसे राजस्थान में जो सॉइल है, जो हिसाब से ग्रो होता है, हिली रीजन्स में जो ग्रो होता है, जो ट्रेडिशनल डाइट्स उसी हिसाब से डेवलप हुए हैं. क्या ग्रो होता है और क्लाइमेट क्या है. जहाँ पे ठंड है वहाँ पे दूसरे तरीके का खाना ज़्यादा खाते हैं. जहाँ पे गर्मी है, जैसे साउथ में बहुत कॉमन है कि रोज़ छाछ या दही तो होता ही है खाने में. हरियाणा में आप जाओ तो दूध ज़्यादा पीते हैं, मलाई होता है, वो यहाँ पे उतना आपको नहीं दिखेगा. तो वो डिफरेंसेस एक कुछ कारण से ही ऐसे इमर्ज हुआ. उसको लेकिन कैसे रिवाइव करें, कैसे सपोर्ट करें, वो सोचने की बात है. हाँ, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछना था कि इंडिया में कौन सा एक स्टेट है जो ये सही से कर पा रहा है, जिसका सबसे कम हो मैल न्यूट्रिशन और हंगर का इंडेक्स. सो रिलेटिवली अगर हम लोग देखें प्रोग्राम्स के हिसाब से, मैं कहूँगी केरला और तमिलनाडु सबसे बेहतर माने जाते हैं. 1-2 और नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों में भी मैल न्यूट्रिशन कम है. वो भी मुझे लगता है इट्स टू डू विथ ऑल्सो कि उनके डाइट्स बहुत डाइवर्स हैं. वो एनिमल प्रोटीन भी बहुत होता है उनका डाइट में. 2 मेनली कारण आपको दिखता है
सोशली, एक कि आपका डाइट कितना डाइवर्स है, दूसरा महिलाओं का क्या स्टेटस है उस समाज में, उससे माल न्यूट्रिशन पे डायरेक्टली एक असर आपको दिखता है। तीसरा इज दिस पब्लिक सर्विसेज, और उसमें हम केरला और खास करके तमिलनाडु में देखें तो शुरू से ही खाद्य सुरक्षा और पोषण यहाँ तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुद्दा रही है। तो स्कूल में मध्याह्न भोजन यहाँ पे 1960 में कुछ स्कूलों में शुरू किया, 1980s में यूनिवर्सल बन गया। पीडीएस जिससे राशन मिलता है लोगों को कम दाम में और आजकल फ्री में, वो 90 के दशक में उसको टारगेटेड किया गया कि बोला गया कि जो गरीब है उन्हीं को देंगे। लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने टारगेट नहीं किया, बोला कि हम सबको देंगे, कि वो यूनिवर्सल रहेगा। उसी तरह से जो आंगनवाड़ी का हम लोग बात कर रहे थे, आंगनवाड़ी में थोड़ा बेटर खाना देना, आंगनवाड़ी में जो काम करती है महिलाएं उनका वेतन बढ़ाना, एडिशनल वर्कर्स को रखना। अभी तमिलनाडु में हफ्ते में 5 या 6 दिन अंडा मिलता है बच्चों को, सिर्फ दोपहर का खाना नहीं मिलता है, ब्रेकफास्ट भी मिलता है। तो इस तरह का जो सारे कार्यक्रम का हम लोग बात कर रहे थे वो सिस्टम यहाँ तमिलनाडु में है। केरला में भी सारे नहीं है लेकिन लगभग बेटर है, पीडीएस का कवरेज ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा बेहतर चलती हैं, जो स्कूलें चलती हैं, हॉस्पिटल जाओ तो अब नर्स होगी, डॉक्टर होगा, दवाई मिलेगा, टीकाकरण होती है। तो ये जो पब्लिक सर्विसेज है इसकी डिलीवरी भी बेटर है और क्वालिटी और क्वांटिटी भी बेटर है। तो इन राज्यों ने इन चीज़ों पर इन्वेस्ट किया है, जिसका एक्चुअली मुझे लगता है कि असर भी दिख रहा है अभी। अगर आप प्रोडक्टिविटी को लेके इंडस्ट्री क्यों तमिलनाडु में ही काफ़ी खुलता है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक ह्यूमन कैपिटल भी है यहाँ पे। पढ़े लिखे मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तमिलनाडु के भी बहुत सारे समस्याएं रिलेटिवली बाकी राज्यों से अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन कैपिटल बेटर है, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो 10th पास 12th पास लोग तो अब बहुत आराम से मिल जाते हैं, और ठीक ठाक थोड़ा बहुत पोषण वाले, और ये डिजीज़ बर्डन भी कम है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी अब यहाँ पे आएगा। अदर देन लोग सिर्फ जब इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और इलेक्ट्रिसिटी और पानी ही देखते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसमें कुछ राज्यों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आंध्रा कर्नाटका थोड़ा देर से शुरू किए, लेकिन वहाँ पे भी अभी हो रहा है। नॉर्थ में हिमाचल भी एक राज्य है जहाँ पे हो रहा है, हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप फील्ड वर्क के लिए जाते हैं इसमें, तो ऐसे कोई मिसकंसेप्शंस है जो मदर्स में या आंगनवाड़ी के टीचर्स में न्यूट्रिशन को लेके? मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, और इसीलिए वो अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और मिसकंसेप्शंस मार्केट से भी आती है ना। एक मिसकंसेप्शन है ब्रेस्ट मिल्क को ही लेके कि वो काफ़ी नहीं है, दूध नहीं है, कि बॉटल देना चाहिए, तो उससे एक्चुअली बीमारियां बढ़ती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और उसमें जैसे मैंने कहा, एक तरफ तो मैटरनिटी एंटाइटलमेंट, दूसरा तरफ काउंसलिंग और सपोर्ट देना कि नहीं, माँ का दूध काफ़ी है, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा अगेन ये कि मेन यही है कि पैकेज्ड फूड्स बेहतर हैं हमारे लोकल घर का खाना से, ये बहुत फैला हुआ है। तो जो थोड़े बहुत पैसे हैं उससे खरीद के ये बिस्किट और पाव, अलग अलग चीज़ें जो खरीदते हैं, इस पे पैसा भी खर्च ज़्यादा हो रहा है। और जो बेसिक लोकल घर पे हम लोग खा रहे थे, उस खाने का मायना जनरली ही कम हो रहा है। एक और ये है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है कि जो जैसे 6-7 महीने से बच्चे को खिलाना पड़ता है, लेकिन बहुत जगह हम देखते हैं कि 9 महीना 10 महीना तक कुछ नहीं खिलाते हैं, ये बोल के कि जब बच्चा को खाना है तब वो शुरू कर देगा खाना। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिसेस में भी गड़बड़ है, एंड ओवरऑल प्रैक्टिस में ये भी गड़बड़ है कि जिस प्रोपोर्शंस में हम लोग खाते हैं ना, चावल थाली में आधा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरली, तो वो आदत भी बन गई है कि मेन वो जो सीरियल होता है वही होता है और बाकी चीज़ें बहुत कम होती है। तो ये सब्जी और फल कि रोज़ वो डाइट में होना चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए, ये भी प्रैक्टिस में नहीं है। पर जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस और अफोर्डेबिलिटी दोनों लिंक्ड भी होते हैं। पर जैसे न्यूट्रिशन अगर एक चीज़ है जो अगर सिखाई जाए, तो उसके लिए क्या सही एज होगी सीखने के लिए, और वो कैसे सिखाई जाए? बचपन से सीखना चाहिए। बिकॉज जैसे हम बात कर रहे थे कि फूड
एक कनेक्ट बनती है ना। तो आप अगर बचपन से सही आदतें हैं तभी आप जैसे आप ठीक से ABCD खाएंगे। सीख रहे हैं वैसे वैसे न्यूट्रिशन सीखना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि उसको एक सब्जेक्ट बना के आप सीखें। कैसे सिखाएंगे? आंगनवाड़ी में बच्चा जाता है 2.5-3 साल की उम्र से, तो आंगनवाड़ी में क्या आप खिला रहे हैं? मैं एक क्रैश प्रोग्राम के साथ मैं इन्वॉल्व थी जिसमें 1.5 साल से बच्चे भूख लगते ही, वहाँ पे आदत ऐसे बन गई सिखा के, भूख लगते ही वो रोता नहीं था, वो जाके नल के पास खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हाथ साबुन से धोना है तभी खाना खाना है। तो बच्चे बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं, और अगर शुरू से आप वो ऐसे ही खाना खिला रहे हैं तो उसी की आदत पड़ जाती है। तो इसमें भी तो पब्लिक पॉलिसी कहाँ एंटर होता है कि थ्रू पब्लिक स्कीम जहाँ पे भी हम बच्चों को खिला रहे हैं वहाँ पे हम सही चीज़ खिलाएं, उस प्रोग्राम को यूज़ करें न्यूट्रिशन एजुकेशन करने के लिए। जैसे जापान में जो मिड डे मील होता है, स्कूल में जब खिलाते हैं, स्कूल के पीछे ही एक खेत है जहाँ पे ये लोग कुछ चीज़ें उगा भी रहे हैं, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर जिस दिन खाना बनता है, खाने से पहले वो टीचर 3 मिनट लेके बोलता है कि आज हम ये खा रहे हैं, इसमें विटामिन ए है, इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है, इसलिए आज ये खाना बना है। फिर खाते हैं, 3 मिनट का काम है। लेकिन एक तो आप सही चीज़ खा रहे हैं, आपको थ्रू वो खाना ये भी बताया जा रहा है कि क्यों खा रहे हैं, कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ नहीं है। ये आपको आज दूध मिला है क्योंकि इसमें कैल्शियम है, आप पूरा आपको पीना ही पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन को आप बिल्ड इन कर सकते हैं रेगुलर स्कूलिंग में थ्रू द मिड डे मील या थ्रू आंगनवाड़ी में जो खाना दे रहे हैं। अगेन इसमें पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा संवेदनशीलता कि ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, बेसिकली एम्पैथी एंड ये जो मतलब जिन घरों में रिसोर्सेज है, ये बिना सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है। डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, आप बोलोगे फिनिश योर वेजिटेबल्स, नहीं तो आंख नहीं दिखेगा तुमको, या भिंडी खाओ मैथ्स अच्छे से आएगा। ये सब कहाँ से आता है? बेसिकली कि ये आपको ये डाइवर्स चीज़ें खाना चाहिए कि आप अपना सब्जी खत्म करो, नहीं तो पढ़ाई ठीक से नहीं होगा। ये बहुत मैं बचपन से सुन रही हूँ अपने घर कि भिंडी नहीं खाओगी तो मैथ्स नहीं आएगा। अब भिंडी और मैथ्स का डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है ना हो, लेकिन भिंडी में अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और वो मेरे लिए अच्छा है, इतना समझदारी काफ़ी है। सबको न्यूट्रिशनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत इजीली इनकलकेट किया जा सकता है। लेकिन ये बाद में सीखने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि ये हैबिट्स भी बनते हैं, तो ये शुरू से इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि आपकी PhD जो आपने की थी वो नॉर्थ साउथ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे थी, तो जब आप वो PhD कर रहे थे वो किस दौरान थी? अभी काफ़ी साल हो गए, अराउंड 2008 के करीब मैंने फिनिश की थी, फील्ड वर्क किया था। हाँ, तो क्या थे आपके फाइंडिंग्स तब? तो उस समय जो सवाल में ये जवाब देने का ये कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं खुद भी साउथ से हूँ और नॉर्थ में पढ़ाई की हूँ, रहती हूँ, तो वो जैसे मैं कह रही थी कि कुछ डिफरेंसेस बहुत स्टार्क है। बिफोर गेटिंग इनटू इट, ये इसका पीछे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दक्षिण भारत में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप आंकड़े भी देखें या किसी गांव में भी घूमें, आप देखते हैं कि वही देश है, वही नीतियाँ हैं, लेकिन इतना अंतर क्यों है कि कहीं पे सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कम से कम स्कूल जैसा भी हो जा तो रहे हैं, महिलाएं साइकिल चला रही हैं, कहीं पे महिलाएं दिख ही नहीं रही हैं, और यही आंकड़ों में दिखता है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी आप ले लो, अब तो पॉवर्टी रेशियो भी आप ले लीजिए, एजुकेशन लेवल्स, हर चीज़ में ब्रॉडली एक पैटर्न दिखता है कि सदर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट से थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। नॉर्दर्न पर्टिकुलरली जो सेंट्रल और ईस्टर्न बेल्ट के, जिसको पहले बीमारू नाम दिया गया था, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, इन स्टेट्स को एक बीमारू टर्म भी कॉइन किया गया था इनके पहले अक्षर से। तो मेरा PhD मेनली था ये समझने का, कोशिश करने का कि ये अंतर क्यों है इन राज्यों के बीच में। इसमें बहुत लोगों ने बहुत रिसर्च किया है, उसी पे मेरा भी था। और पहला चीज़ उसमें ये एक फाइंडिंग थी कि सारा कुछ हम सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि एक्चुअली वो इकोनॉमिक फैक्टर उल्टा भी होता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले ये चीज़ें सुधार इन चीज़ों में आई, इसीलिए भी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है। तो 2 चीज़ों में मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ में। पहला, महिलाओं का स्टेटस, और जब मैं महिलाओं का स्टेटस बोल रही हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। महिलाओं का शिक्षा, सेफ्टी, मोबिलिटी, कितना बोल पा रही हैं घर के अंदर भी और घर के
बाहर भी, इसमें बहुत एक डिफरेंस दिखता है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि दक्षिण में डाउरी नहीं है या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, ये सब होता है, लेकिन एक क्वालिटेटिव डिफरेंस है एक महिला के ज़िंदगी में साउथ में और इन इलाकों में, और ये हमेशा नहीं था, इसको भी बनाया गया। और दूसरा, पब्लिक सर्विसेज में आपको अंतर दिखता है, और ये दोनों चीज़ इन राज्यों के राजनीति में भी आपको अंतर दिखता है। जैसे तमिलनाडु के चुनाव में, राज्य के चुनाव में ये भी कंपटीशन होता है कि बच्चों को कितने दिन अंडा आम खिलाएंगे स्कूल, और ये 80s से हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है नॉर्थ में, लेकिन ये पहले से। या कोई एक बार आके बोलता है कि हम यूनिफॉर्म फ्री में देंगे, तो दूसरी बार कोई आके बोलेगा कि हम लड़कियों को साइकिल देंगे। तो ये चीज़ें जो एक्चुअली जिसके चलते ये सब कुछ हुआ, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है यहाँ पे सदर्न स्टेट्स में। नॉर्थ में उस तरीके का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ बहुत सारे कारणों से, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि वो नहीं हुआ जिसमें महिलाओं के मुद्दे एंड ऑल्सो दलित आदिवासी के मुद्दे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस तरीके से वो नहीं आया। और जब आया भी 90 के बाद दशक में, वो ज़्यादा एक ये एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक सर्विसेज से लिंक होके नहीं आया। वो ज़्यादा वो भी ज़रूरी है, किसी भी तरह का लोअर कास्ट मोबिलाइजेशन अच्छा है, लेकिन जैसे सदर्न पॉलिटिक्स में वो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ जुड़ के वो आया, जिसके चलते पब्लिक सर्विसेज बने, उससे वो आउटकम्स में आप क्लियर डिफरेंस दिखते हैं। तो ये ब्रॉडली मेरा पीएचडी महिलाओं का स्थिति और पब्लिक सर्विसेज, और इसके पीछे बजट और फिर क्या इकोनॉमिक्स था, ये देखने में था। एक और चीज़, जैसे आपने कहा महिलाओं का स्टेटस, तो मतलब आदमियों का भी स्टेटस इसको, तो वो भी आपने स्टडी किया होगा कि साउथ के आदमियों में और नॉर्थ के आदमियों में क्या फ़र्क है? होता है, लेकिन आदमी तो आदमी ही होता है। विच इज व्हाई मैं बार बार बोल रही थी, ऐसा नहीं कि पूरा जेंडर इक्वालिटी आ गया साउथ इंडिया में, लेकिन एक सोशलाइजेशन इस तरह से हुआ है, मान लीजिए कि थोड़ा काम बांटने का एक रिलेटिवली नॉट ज़्यादा स्टिक टू जेंडर रोल्स, हाँ उतना, पर इसमें बहुत बदलने का अभी भी है, स्कोप है। दूसरा ये भी, जैसे कुछ कुछ चीज़ें कल्चरली भी, नॉट टू पास एनी जजमेंट्स, बट कल्चरल प्रैक्टिस में भी आप देखेंगे कि दैट्स टू डू विद किनशिप ऑल्सो। जैसे पर्दा नहीं है यहाँ पे, साउथ इंडिया में कभी भी नहीं रहा है, सिर ढकना भी वो प्रैक्टिस नहीं रहा है। या जब मैं फील्ड वर्क कर रही थी, मेरे लिए एक बहुत स्टार्क चीज़ ये था कि नॉर्थ इंडिया में जो, क्योंकि मेरा जो टारगेट जिन महिलाओं से मैं बात कर रही थी वो यंग मैरिड वीमेन थी, तो उनको जैसे घर में अगर ससुर हैं तो वो मुंह ही नहीं खोल सकती हैं, उनके सामने बोल ही नहीं सकती है। वो यहाँ पे नहीं है, उस तरह का एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम देखते थे कि वो इक्वली चिल्ला रही हैं, आर्ग्यू कर रही हैं, डांट रहे हैं, वो सब हो रहा है। वो इसलिए भी हो रहा है, जैसे एक और कल्चरल ये है कि नॉर्थ में, वो यूपी बिहार उन एरियाज में बोलता है कि आपका शादी ऐसे घर में होगा जिनसे कोई भी आपका रिश्ता नहीं है, और बेटी के घर में हम पानी भी नहीं पिएंगे वाला जो कल्चर, एक बार बेटी दे दिया तो दे दिया। साउथ में क्योंकि बहुत सारे शादियाँ ट्रेडिशनली होती थी रिश्तेदारों में, वो कभी नहीं था। आप अपने मामा के घर जा रहे हैं ससुराल में, या कभी कभी अपने नानी के घर आपका ससुराल है, तो वो ऑलरेडी एक थोड़ा डेमोक्रेटिक स्पेस है, बन जाता है जो फैमिली एनवायरनमेंट। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट विद इन फैमिली जो डिसीजन मेकिंग में और बोलने में भी महिला का स्पेस है, वो साउथ में थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा है। नाइस। तो दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, एंड देन मेन आर फोर्स टू बिहेव ऑल्सो ना, वो फोर्स होपफुली नॉर्थ इंडिया में भी लगना चाहिए। और वो कल्चरल डिफरेंस आता है थ्रू एजुकेशन, थ्रू दी सर्विसेज, थ्रू ऑल दिस। जैसे स्कूल में आप साइकिल बांटे तो इट बिकेम नॉर्मल कि लड़कियां साइकिल चलाती हैं, तो अब हम देखते हैं कि साड़ी पहन के शादी होने के बाद भी लड़कियां यहाँ पे साइकिल चला रही हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाना है तो साइकिल में चली जाती हैं, मार्केट में जाके कुछ लाना है तो चली जाती है। ये उतना दिखता नहीं है हमें नॉर्थ इंडिया में। वो नॉर्मलाइज कैसे करें, कैसे महिलाएं पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करें, ये सबसे भी पुरुष बदलते हैं। अगर दिखती ही नहीं है महिला तो वो डिफरेंस और बन जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो मैल न्यूट्रिशन और हंगर का इशू है, इसमें जंक फूड और मार्केट का क्या मतलब क्या उनका इम्पोर्टेंस है या क्या उनका रोल है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको समझने की ज़रूरत है। एक तो जब हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो अंडर न्यूट्रिशन भी है,
और जिसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं, दोनों हैं। और इंडिया में दोनों ही प्रॉब्लम अभी करंटली है, और कुछ लोगों में दोनों ही एक ही व्यक्ति में भी है, और इसमें मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम लोग सेरेलैक और हॉर्लिक्स ये सब का बात किए कि एक मिसकंसेप्शन है कि इन चीज़ों को देने से अच्छा पोषण आता है। ये क्लियरली एक एडवर्टाइज्ड मार्केटेड पोजीशन है। इनफैक्ट कानून भी है, एक IMS एक्ट करके है, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट, जो कहता है कि इन चीज़ों को जो भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आप बेच रहे हो, आप बेच ही नहीं सकते हो। ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स को आप मार्केट नहीं कर सकते हो। डॉक्टर्स को जो जैसे इंसेंटिव्स देते हैं, ये लोग कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स फ्री में देते हैं कि आप ये प्रिस्क्राइब करो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसकी कोई रेगुलेशन हमारे देश में नहीं है। तो एक उस एक्सट्रीम में हो गया। दूसरा जो अभी हम लोग ये इंक्रीजिंग ओबिसिटी और नॉन कम्युनिकेबल ये डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो भी मार्केट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस कारण से हो रहा है। एक तो ये कि सब्जी फल लोग नहीं खा रहे हैं, पर दूसरा लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जिसको हम कहते हैं, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, इसको बहुत ज़्यादा भी कंज्यूम कर रहे हैं। और रीसेंट NSS डेटा भी दिखा रहा है कि उस पर खर्चा भी बढ़ते जा रहा है। एंड वो अगेन इट्स नॉट जस्ट अ बिहेवियर प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो कि मार्केट इन चीज़ों को पुश कर रहा है। इन चीज़ों में मुनाफा ज़्यादा होता है। एक पैकेट चिप्स में जितना प्रॉफिट आप बना सकते हो, उसी को आप केला बेच के या किसी और फल बेच के तो आप नहीं कर सकते। नहीं है ना उसका, पेरिशेबिलिटी नहीं है। और जो ये एडिक्टिव ये है हाई शुगर सॉल्ट में, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो हम एक रिपोर्ट रिसेंटली निकला था फॉर एग्जांपल कि ये सारे चीज़ों में, ये चिप्स में, कोक, सारे फिजी ड्रिंक्स में ग्लोबली दूसरे देशों के तुलने में इंडिया में ज़्यादा चीनी डालते हैं, ज़्यादा नमक डालते हैं। दैट मेक्स इट मोर एडिक्टिव। पर क्यों यहाँ पे डाल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेशन है ही नहीं, कोई रोक नहीं रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब रेगुलेशन नहीं होता है और मुनाफा बन सकता है, तो कंपनियां तो ये काम करेंगी। और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये ग्रामीण इलाकों में भी आजकल दिखता है। वो लेस चिप्स भले ही ना हो, वो LAIS करके बेचेगा या कुछ और स्पेलिंग से वैसे ही पैकेट दिखेगा। एक लोकल वैरायटी भी वहाँ पे आ गया है। तो इसके लिए जो रेगुलेशन चाहिए, जैसे कि बच्चों को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, स्कूल के बाहर नहीं बेचना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही वीक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इंडिया में। इसलिए ये इट्स बहुत बड़ा मार्केट है। तो बहुत सारा ये जंक फूड्स का यहाँ पे एंट्री है। इसमें एक ही मुद्दा मैं ऐड करना चाहूँगी फाइनली, जिस पे अभी बहुत बहस चल रहा है कि बहुत लोग न्यूट्रिशनिस्ट ये बोल रहे हैं, और कुछ देशों में ये किया गया। एक तो कि आप लिमिट करो कितना चीनी डाल सकते हो, कितना सॉल्ट और फैट डाल सकते हो, बट दूसरा ऑल्सो जिसमें बहुत ज़्यादा है, वो पैकेट पे एक वार्निंग लेबल होना चाहिए। जैसे सिगरेट के डिब्बे पे तो अब बहुत भयानक फोटो होते हैं कि ये सिगरेट पीने से आपको ये सब हानिकारक है। ये बहुत सारे ये खाने भी ना, बहुत ज़्यादा खाने से उतना ही डैमेजिंग है। तो एक वार्निंग लेबल होना चाहिए कि ये खाने से हानि आपको हो सकता है। पर इस पे इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा बैकलैश है कि वो नहीं होने दे रहे हैं। इंडस्ट्री कह रहा है कि हम एक स्टार वाला सिस्टम बना देते हैं। 1 स्टार है मतलब कम हेल्दी, 5 स्टार है मतलब बहुत हेल्दी। तो ये छोटा चीज़ लग रहा है, लेकिन इसमें लोगों का कहना, जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना यह है कि स्टार तो स्टार ही है ना, 1 भी हो 5 भी हो, वो लोगों को खाने से रोकेगा नहीं। लेकिन आप वार्निंग डालोगे तो वो लोगों को रोकेगा, लेकिन रोकने नहीं दे रहा है इंडस्ट्री। तो इस और ये पॉलिसी नहीं है। तो मार्केट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप सारे चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स में, क्रिकेट मैचेस में जो बच्चे देखते हैं, उसमें आप देखिए कि कमर्शियल्स क्या आते हैं, सारे जंक फूड के ही होते हैं। और बोनवीटा, कॉम्प्लान, ये सब भी जंक ही है, क्योंकि उसमें इतना चीनी होता है। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस एंड एमर्जिंग इशू। और ये सिर्फ अमीरों का प्रॉब्लम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये सबको अफेक्ट कर रहा है। ओके, एंड क्लैप।